इस शो में वयस्क श्रोताओं के लिए अपशब्द, प्रबल भाषा और परिपक्व सामग्री है, जिसमें कहानी को प्रमाणित करते अंतरंग दृश्य शामिल हैं। यह रचना काल्पनिक है और किसी भी वास्तविक व्यक्तियों, व्यवसायों, स्थानों या घटनाओं से समानता संयोगिक है। यह शो किसी व्यक्ति, संस्था, जाति, समुदाय, नस्ल या धर्म को ठेस पहुंचाना या बदनाम करने या किसी संस्था या व्यक्ति, जीवित या मृत, को बदनाम करने का उद्देश्य नहीं रखता। श्रोता को विवेक से फैसला लेने की सलाह दी जाती है। बड़ी रहस्यमयी है हमारी ये दुनिया। हम एक रहस्य सुलझाते हैं और दूसरा सामने आ खड़ा होता है। जरा सोच के देखिए कि जिस इंसान से आप दिन में मिलते हैं वो बिल्कुल हमारी तरह हंसता है, मुस्कुराता है, बातें करता है, और वही इंसान रात के अंधेरे में उठ खड़ा हो जाता है किसी और आवाज में, किसी और शक्ल में, जिसकी कल्पना से ही खून जम जाए। त्रिदेव क्रिएशंस आपके लिए लेकर आया है क्या हादसा क्या हकीकत की अगली पेशकश। ये उन दिनों की बात है जब मेरा ट्रांसफ़र राजस्थान के छोटे से जिले कलासर में हुआ था, और छोटा एरिया था और क्राइम्स इतने ऑर्गेनाइज नहीं होते थे वहाँ पर। नौकरी बिल्कुल आराम से जा रही थी, लेकिन अचानक एक दिन मुझे वहाँ के एक लाइफ केयर हॉस्पिटल से कॉल आया। हेलो। हेलो, पुलिस स्टेशन। जी बताइए। इंस्पेक्टर, मैं लाइफ केयर हॉस्पिटल से डॉक्टर तरुण बात कर रहा हूँ। हमारे पास इमरजेंसी है, आपको जल्द से जल्द यहाँ आना होगा। ठीक है, हम जल्दी पहुँच रहे हैं। हरी, गाड़ी निकालो। मैं जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा तो मुझे पता चला कि वहां मेरा ही इंतज़ार हो रहा था। जी बताइए, आपके यहाँ से किसी ने पुलिस स्टेशन फ़ोन किया था? इंस्पेक्टर, मैं ही हूँ डॉक्टर तरुण देसाई। मैंने ही आपको फ़ोन किया था। जी बताइए, क्या हुआ? सर, हमारे यहाँ डेड बॉडीज़ में से इंटरनल ऑर्गन्स मिसिंग है। व्हाट? ऐसा कैसे हो सकता? ये पहले भी होता है, आज पहली बार हुआ है? सर, आज क्रीमेशन के वक्त मैंने देखा कि जो डेड बॉडी है उसके इंटरनल ऑर्गन्स गायब हैं, तो मैंने मॉर्चुरी खुलवाई। वहाँ पे 3 और बॉडीज़ थी जिनका भी यही हाल था। क्या बकवास है? कोई जानवर तो नहीं है? नहीं सर, ये तो हो ही नहीं सकता। मॉर्चुरी तो लॉक्ड ही रहती है। व्हाट नॉनसेंस, ऐसा कैसे हो सकता? यहाँ पे 4 बॉडीज में से इंटरनल ऑर्गन्स मिसिंग हैं और तुम लोगों को आज पता चल रहा है? हो क्या रहा है इस हॉस्पिटल में? सर वो एक्चुअली ये तुम्हारा एक्चुअली मैं खुद बाद में देख लूंगा। अभी फिलहाल मुझे वो डेड बॉडीज दिखाओ बाकी की। बॉडी को बुरी तरह से फाड़ा गया है। देखने से तो ऐसा लग रहा है कि किसी जानवर का काम है। शिंदे, ऐसा करो, तुम रिपोर्ट बनाओ, और हरी, तुम आज रात को यहीं मॉर्ग में ड्यूटी करोगे, और कहीं भी कुछ भी गड़बड़ लगे तो मुझे फ़ोन करना। अरे सर, मैं? हाँ तुम। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं लग रहा। हाँ, जिंदा लोगों से डरना चाहिए, बेजान मुर्दों से क्या डरना। अब मैं हरी को हॉस्पिटल में छोड़ के मैं वापस आ चुका था, और अगले दिन मुझे इसका नतीजा भी देखने को मिला। सब कुछ ठीक था, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अगले ही दिन मुझे हॉस्पिटल से दोबारा फ़ोन आया। हेलो। हेलो इंस्पेक्टर साहब। हाँ बताइए, अब तो सब ठीक है ना वहाँ पर? सर, यहाँ पे तो सब कुछ ठीक ही है, पर कल से आपका कांस्टेबल नहीं आ रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? हरी तो वहीं पर है। ठीक है, मैं किसी और को भेजता हूँ जब तक हरी वापस नहीं आता। अब मैं परेशान था। मैं ये सोच रहा था कि हरी इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है। मैंने साथ ही शिंदे को कहा, शिंदे, हरी की जगह किसी और को भेजो वहाँ मॉर्ग पे ड्यूटी के लिए, जब तक हरी वापस नहीं आ जाता, और पता करो हरी कहाँ गायब हो गई। हाँ ठीक है सर। सर, राजन को भेजे हैं वहाँ पर। अब मैं ये तो जानता था कि मुर्दों के बीच नाइट ड्यूटी करना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस वालों का कोई भी काम आसान तो नहीं ना होता। अगले ही दिन हॉस्पिटल का डॉक्टर भागते हुए पुलिस स्टेशन आया। वो बहुत घबराया हुआ था। सर, आज फिर से डेड बॉडीज में से ऑर्गन्स गायब हैं।
और मुझे पूरी बात बताइए, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा वो राजन तो वहीं था ना? सर 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 सुनिए। राजन भागते हुए मेरी तरफ आया और मैंने उससे पूछा, राजन क्या हुआ? तुम्हारे सर पर ये चोट का निशान कैसा? सर सर मैं उसको देखा सर। सर बहुत खतरनाक है सर वो सबको मार देगा सर। मैंने देखा सर उसको। सर मैंने कल 2 बार फोन भी किया, किसी ने उठाया नहीं सर। सर वो बहुत खतरनाक है सर। सर हम उसके चक्कर में ना पड़े सर। सर वो सबको मार देगा सर। सर मैंने कल उसका पीछा किया सर, और सर वो कोई काली सी छाया है, और मैं सर उसको पकड़ने की कोशिश भी किया सर। मैंने 2 बार मैंने गोली भी चलाई, लेकिन सर वो हम उसके चक्कर में नहीं पड़ना सर। वो सबको मार देगा सर, सबको मार देगा। वो इंसान तो है ही नहीं सर। उसका आवाज़ सुना सर मैं, वो तो कुछ और ही था सर। ओहो क्या बकवास कर रहे हो तुम? थोड़ा आराम से बताओ मुझे, क्या हुआ क्या कर? और तुमने कहाँ देखा उसे? सर वो तो कोई प्रेत ही है सर, हमें बचना होगा उससे, बहुत खतरनाक है वो। राजन की बातें सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन राजन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। मैंने राजन को एक बार फिर से वहाँ पे ड्यूटी देने के लिए कहा, तो वो बुरी तरह से डरा हुआ था। उसने मुझसे बार बार कहा कि वो वहाँ नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर मैंने उससे कहा, देखो राजन, तुम्हें वहाँ जाना होगा। सर नहीं सर, मैं सर वहाँ नहीं जाऊँगा सर। सर वहाँ जाने से अच्छा है सर मैं मर जाऊँ सर। ओहो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? इतना डर लगता है तुमको तो ये पुलिस का नौकरी क्यों किया? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? अपने साथ 2-3 लोगों को लो, आज तुम्हारे ये प्रेत का किस्सा खत्म ही कर देते हैं। चलो मेरे साथ। अब मैं मेरी टीम के साथ हॉस्पिटल पहुंच चुका था। मैंने अपनी टीम के साथ मिलकर हॉस्पिटल के सारे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को ब्लॉक करवा दिया था। मैं और राजन हॉस्पिटल के एक एंट्री पॉइंट पर तैनात थे, और ठीक मेरे सामने शिंदे और राम प्रसाद मुझे दूसरे गेट पर दिखाई दे रहे थे। हालात बिल्कुल सामान्य लग रहे थे, अब सिर्फ हमें इंतज़ार था। और बीते दिन की वारदातों को मद्देनजर रखते हुए मुझे ये तो पता चल चुका था कि वो आज फिर आएगा। सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक हॉस्पिटल की लाइट चली गई। लाइट जाने के बाद अचानक से वहाँ बरसात शुरू हो गई, और बिजली का गड़गड़ाना भी बढ़ता जा रहा था। माहौल काफी डरावना होने लगा था। हम सब लोग अपनी अपनी जगह पर तैनात थे, लेकिन अचानक सर मैं ज़रा अभी बाथरूम जाके आता हूँ सर। राजन तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? नहीं सर नहीं। ठीक है, तुम यहीं पास ही में जाना और जल्दी वापस आना। राजन मुझसे इतना कहकर सामने की झाड़ियों में बढ़ता चला गया। कुछ देर बाद अचानक से अजीब सी आवाज मुझे उन झाड़ियों के बीच में से सुनाई दी। मैं हफड़ा-दफड़ी में उस तरफ पहुंचा। मैं भागते हुए वहां जा रहा था। मैं जैसे ही वहां पर पहुंचकर मैंने देखा कि राम प्रसाद और शिंदे वो इस तरह खड़े थे जैसे उनके पांव जमीन पर जम गए हों, और उनकी बगल में राजन गिरा पड़ा था, जिसकी छाती बुरी तरह से फटी हुई थी, और उसकी छाती में से खून उबल रहा था। वो मंजर बहुत खौफनाक था। उसे देखते ही मानो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने राम प्रसाद और शिंदे से कहा, इसे जल्दी इमरजेंसी में लेकर जाओ। मुझे वो काली परछाई सामने भागती हुई दिखाई दी। मैंने उसका पीछा किया, उसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ा मैं, और मैंने 2 फायर भी किए। 2 फायर करने के बाद जब मैंने देखा कि उस पर 2 फायर का कोई भी असर नहीं है, मैं और तेजी से उसकी तरफ भागा। मैं बहुत नज़दीक पहुंच चुका था। मैंने उसे पकड़ने के लिए जैसे ही उस पर छलांग लगाई, वो अचानक से गायब हो गया। पता नहीं वो क्या था। उसे समझने के लिए
शायद जो मेरी समझ थी वो कम पड़ रही थी। उसे पकड़ने में असफल मैं वापस पहुंचा। मैं जैसे ही इमरजेंसी में पहुंचा तो सामने से शिंदे भागता हुआ आया। सर 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 राजन जिंदा नहीं है सर। सर राजन के साथ भी वही हुआ सर। क्या बकवास कर रहे हो? क्या हुआ राजन को? सर राजन के भी इंटरनल ऑर्गन्स मिसिंग है सर। सर मर चुका है सर वो। और सर और तो और सर हरी का भी डेड बॉडी मिला है सर। सर वो भी मर चुका है, उसकी बॉडी सड़ चुकी है सर। सर मुझे तो लगता है उसको सर ड्यूटी के पहले ही दिन मार दिया था उसने। ओहो मदर चौथ, इतना बंदोबस्त होने के बाद भी वो हाथ से निकल गया। दो मर्डर्स हो चुके हैं और हरी का भी कत्ल हो चुका है। इसका कुछ करना होगा। अगर इसी तरह कत्ल बढ़ते गए तो यकीनन एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। मैंने ये सब सुनते ही मैंने शिंदे से टॉर्च लिया और मैं दोबारा वहीं उस जगह पर गया। वहां पर टॉर्च के साथ मैंने देखा, मुझे उस परछाई के जो पांव थे वो इस तरह से लग रहे थे जैसे वो लंगड़ा कर चलता हो। उस परछाई के लंगड़ा कर चलने का कारण मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं वो सब देखने के बाद वापस हॉस्पिटल आ चुका था। हॉस्पिटल आने के बाद मैंने अचानक देखा कि सामने से हॉस्पिटल का वो डॉक्टर जिसका नाम तरुण है वो सामने से चलकर आ रहा था। उसे देखकर मैं थोड़ा हैरान हुआ कि वो इतनी बारिश में वहाँ क्या कर रहा है। मैंने उससे सवाल किया, अरे डॉक्टर, आप इतनी बारिश में बाहर क्या कर रहे थे? आप तो भीगे हुए हैं। सर जैसे ही शोर मचा तो मैं भी सबके साथ बाहर भागा। डॉक्टर की बात सुन के मैं थोड़ा हैरान हुआ और मुझे थोड़ा शक भी हुआ। सब कुछ साफ तब हुआ जब मैंने डॉक्टर को चलते हुए देखा। हॉस्पिटल के सारे स्टाफ में से सिर्फ अकेला वो डॉक्टर ही था जो पाँव को दबाकर चलता था। मेरा ये शक बेवजह नहीं था। बहुत सी चीज़ें थी जो उस डॉक्टर की तरफ इशारा कर रही थी। अब सुबह हो चुकी थी। सुबह होते ही कमिश्नर वहाँ आ धमका। मुझे ऐसा लगा कि अब कमिश्नर आ चुके हैं तो शायद मेरी मदद हो जाएगी, लेकिन वो जैसे ही वहाँ पहुँचा तो वो तो मुझी पर चढ़ गया आकर। तुम पागल हो गए हो सिंह। तुम जानते नहीं हो क्या हो रहा है यहाँ पर। दो मर्डर्स हो चुके हैं, हमारे पुलिस वाले मारे जा चुके हैं। अब तक तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? मुझे तुम्हारे ट्रांसफर के ऑर्डर्स मिल चुके हैं। बहुत प्रेशर है मुझ पर। तुम्हारे पास कोई जवाब है? सर मैं शायद जानता हूँ सर ये सब कौन कर रहा है, लेकिन मुझे इसमें आपकी ज़रूरत है। आप इसमें मेरी मदद करें। सिंह मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ इसमें? मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। पैक योर बैग्स और तुम यहाँ से वापस जा रहे हो। लेकिन सर मेरी बात समझने की कोशिश करें। अगर हमने उसे अब नहीं पकड़ा तो शायद ये जो कत्ल का सिलसिला चल रहा है ये और भी बढ़ जाएगा। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें सर। इस हॉस्पिटल को सिर्फ 2 दिन के लिए बंद कर दीजिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है सिंह। मैं इस हॉस्पिटल को कैसे बंद कर दूं? इतने पेशेंट्स हैं यहाँ पर, उनको कहाँ पे शिफ्ट करूंगा मैं? सर वैसे ही 2 मर्डर्स हो चुके हैं, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। मुझे सिर्फ 2 ही दिन की मोहलत चाहिए। इन 2 दिन में मैं सच का पता लगा लूँगा सर। मेरी बातों पर गौर फरमाते हुए कमिश्नर ने मुझसे कहा कि वो मुझे 2 दिन की मोहलत देने के लिए तैयार हैं, और अगर मैं 2 दिन में कुछ नहीं कर पाया तो मुझे वहाँ से पुलिस स्टेशन छोड़कर जाना होगा। मैंने उनसे हाँ बोल दिया था, और साथ ही मैंने उनसे ये भी कहा था कि उस पूरे हॉस्पिटल को सील करने के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आदमियों की ज़रूरत होगी, क्योंकि मैं चाहता था कि वो जो भी है अगर वो इस बार आएगा तो बच कर जाना नहीं चाहिए। मैंने वहाँ पर कड़ा बंदोबस्त लगा दिया था। अब सिर्फ इंतज़ार था उसके आने का। मेरे पास सिर्फ 2 ही दिन थे। इन 2 दिन में मुझे उसे पकड़कर सबके सामने लाना था। और वैसे भी राजन और हरी तो अब हमारे बीच नहीं थे। उनकी मौत का बदला भी मुझे उसी से लेना था, और उसे पकड़कर सबके सामने ये साबित करना था कि आखिर वो क्या चीज़ है।
जो सबकी परेशानी का विषय बना हुआ है। अब हॉस्पिटल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। हॉस्पिटल के जितने भी पेशेंट्स थे उन सबको एक दूसरे नज़दीक के हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया था। हॉस्पिटल कम अब एक थाना लग रहा था। पास ही की एक चौकी में एक ऑफिसर था जिसका नाम राठौड़ था। इस बंदोबस्त में उन्होंने मेरा साथ दिया। उन्होंने मुझसे कहा, ओ खम्मा गणी साहब, अगर आज वो आ गया ना इधर तो जिंदा को नहीं जाऊंगा। ऐसा कड़ा बंदोबस्त किए है, आज तो साहब 6 की 6 अंदर उतार दूंगा उसके। राठौड़ का ये जोश देखकर मेरा भी हौसला बुलंद हो गया था। अब हम लोग इंतजार कर रहे थे। इंतजार करते हुए राठौड़ ने मुझसे कहा, वो साहब आज को नहीं आएगा वो, उसको पता चल गया कि आज मैं ड्यूटी पर हूँ। आज को नहीं आएगा वो साहब, तो पूरी तैयारी के साथ बैठा हूँ मैं। हम लोग इंतजार किए जा रहे थे। 2-3 घंटे के बाद सब कुछ सामान्य लग रहा था, कुछ भी नहीं घट रहा था। अचानक शिंदे ने आकर मुझसे कहा, सर मुझे तो नहीं लगता सर वो आ जाएगा। सर हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, और सर अस्पताल में तो इतना स्टाफ भी नहीं है, और आपको जिस पर शक है सर वो तो डॉक्टर्स रेजिडेंस में है। लेकिन सर डॉक्टर अपनी बीवी बच्चों के साथ है। इतना सुनते ही अचानक मुझे होश आया और मैं जल्द से जल्द मैं उठा और हम लोग भागे डॉक्टर्स रेजिडेंस की तरफ। हम लोग सब एकजुट होकर डॉक्टर्स रेजिडेंस की तरफ भाग रहे थे। और अचानक डॉक्टर का कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था। और हम जैसे ही नजदीक पहुंचे, अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। वो आवाज सुनते ही हफड़ा दफड़ी मच गई। हम लोगों ने दरवाजे को जोर से पीटना शुरू किया। राठौड़ ने मुझसे कहा, साहब तोड़ो इसको, जल्दी तोड़ो। शिंदे घबरा चुका था। शिंदे ने मुझसे कहा, साहब ये तो इसे तोड़ना पड़ेगा, ये बिना इसके नहीं खुलेगा साहब। अरे तोड़ो कुछ भी करो, लेकिन इसे तोड़ो जल्दी। दरवाजा टूटते ही हमने अंदर देखा। कमरा पूरा खून का तालाब बना हुआ था और कमरे के बीचों बीच डॉक्टर की वाइफ, जिसकी छाती फटी हुई थी, और उसकी बगल में बैठा हुआ वो डॉक्टर, वो हमारी तरफ इस तरह देख रहा था कि हमारे भीतर देख रहा हो। उसे देखते ही राठौड़ ने अपना पिस्टल निकाला तो जरूर, लेकिन उसे चलाने की हिम्मत राठौड़ में नहीं थी। शिंदे वो मंजर देखकर बेहोश होकर नीचे गिर गया। मेरी आंखें जब उस पर टिकी तो उसे देखते ही मुझे ये एहसास हो गया था कि वो इंसान नहीं, वो कुछ और ही था, मानो कोई प्रेत ही था। कुछ देर के बाद डॉक्टर जब होश में आया, अपनी बीवी की ऐसी हालत देखकर वो बच्चों की तरह रोने लग गया, और डॉक्टर्स ने अपनी भाषा में इसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का नाम दिया। लेकिन सच क्या था वो सिर्फ मैं जानता था। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हो चुका था। मेरे ट्रांसफ़र के ठीक 2-3 महीने बाद मुझे पता चला कि एक बार फिर से उस हॉस्पिटल में वही घटा था, और इस बार हॉस्पिटल का डॉक्टर नहीं, कातिल हॉस्पिटल का स्वीपर था। तो आपने सुना, वो प्रेत इंसानी कलेजा खाने की चाहत पूरी करने के लिए एक नए शरीर को ढूंढता था। तो यही कहानी, तो यही बताया हमें दिग्विजय सिंह ने कि किस तरह ड्यूटी के दौरान
का सामना एक ऐसे खौफनाक साय से हुआ जिसके बाद चैन से सो पाना उनका कभी ना पूरा होने वाला ख्वाब बनकर रह गया। और एक आखिरी बात, कभी भी आप डॉक्टर के पास जाएं तो ध्यान रहे कि डॉक्टर स्टेथोस्कोप लेकर आपके दिल की धड़कन कुछ ज्यादा देर तक तो नहीं सुन रहा। ध्यान रहे। साउंड डिजाइन देव मुखर्जी, एडिटर देव मुखर्जी, राइटर राजवीर सिंह देवप्रिया, मुख्य किरदार इंस्पेक्टर दिग्विजय सिंह निभाया है राजवीर सिंह के द्वारा। डॉक्टर तरुण देव मुखर्जी, शिंदे निभाया गया है शंकर के द्वारा। राठौड़ सनी जिन्हें निभाया है राजन राजवीर सिंह ने निभाया है। हरि देव मुखर्जी और प्रोड्यूसर देवप्रिया। देव इन्फोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड, कॉपीराइट 2021।